शेख हसीना बांग्लादेश की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कुछ सबसे ताकतवर हस्तियों में से थी और अब बांग्लादेश की आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें न केवल दोषी ठहराया है बल्कि मृत्यु दंड दिया है। शेख हसीना की यह सजा अब भारत के लिए एक बहुत डेलिकेट किस्म की डिप्लोमेटिक परीक्षा जैसी बन गई है। चीन जो है उसका प्रभाव स्वाभाविक तौर पर बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है और ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होने वाली है। माना जाता है कि शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। जो नए समझौतों की गुंजाइश है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की बजाय चीन के खाते में चली जाएगी। कहीं चीन बांग्लादेश संबंध और मजबूत अगर होते हैं तो ये भारत के लिए बहुत संकट की बात हो। अंततः तो आपको इस सवाल का उत्तर देना ही पड़ेगा ना, आप शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी कुछ माह पहले तक शेख हसीना बांग्लादेश की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कुछ सबसे ताकतवर हस्तियों में से थी और अब बांग्लादेश की आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें न केवल दोषी ठहराया है बल्कि मृत्यु दंड दिया है। और यह एक सामान्य घटना नहीं है, न बांग्लादेश के लिए और न भारत के लिए। अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखें, डिप्लोमेसी की दृष्टि से देखें तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ट्राइब्यूनल ने ये जो प्रक्रिया अपनाई है ये बहुत निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है। अब प्रक्रिया निष्पक्ष हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उचित हो सकती है सजा, अनुचित भी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए इसके निहितार्थ बहुत गंभीर हैं। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग यह मानते हैं, शायद सच भी हो, कि भारत में शेख हसीना एक शरणार्थी की तरह हैं। भारत ने उनको शरण दी है। कोई आम राजनेता नहीं है शेख हसीना। बांग्लादेश पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है और भारत के लिए वो बहुत हितकारी नेता की तरह बांग्लादेश में थी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, इन तमाम चीजों को शेख हसीना ने एक तरीके से एक शेप किया था। और अब जब उस नेता को उस देश की जो भी व्यवस्था रही हो, उस व्यवस्था के तहत उनको दोषी ठहराया गया। और किन चीजों के लिए दोषी ठहराएगा? मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के लिए, सैकड़ों मौतों के लिए और राज्य में जो उनके पास फोर्सेस थी और स्ट्रक्चर्स थे उनके दुरुपयोग के लिए। कोई थ्रिलर मूवी नहीं चल रही है। हम एक वास्तविकता, एक यथार्थ की बात कर रहे हैं। हम एक हकीकत की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से शेख हसीना की यह सजा अब भारत के लिए एक बहुत डेलिकेट किस्म की डिप्लोमेटिक परीक्षा जैसी बन गई है। और इस वजह से आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विभिन्न पक्षों पर विचार करने की कोशिश करेंगे। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि सामान्यतः आप अंतर्राष्ट्रीय पटल की खबरों पर थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, बल्कि भारतीय डोमेस्टिक खबरों पर भी रुचि रखते हैं, तब भी शायद आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इसलिए संभव हो तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के इस आईसीटी द्वारा मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया गया है। अब यह दोष, इसकी वजह से उन्हें बाकायदा सजा घोषित की गई और यह सजा मृत्यु दंड है। इनफैक्ट बांग्लादेश में शेख हसीना के पास अब बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। उनका करियर, पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त है क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए और अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करती हैं तो उनके पास इस सजा के विरुद्ध कोई अपील करने का हक भी नहीं है। और सामान्यतः माना जा रहा है कि वहां की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ऐसे में शेख हसीना को बहुत उम्मीद अपील से भी होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि शेख हसीना यदि अपनी अपनी जान बचाना चाहती हैं तो एकमात्र तरीका यह है कि वो बांग्लादेश ना जाएं और कोई उन्हें लगातार संरक्षित रखे, उनको उनकी सुरक्षा करे। और यह शायद भारत के जिम्मे आएगा और ऐसे में भारत एक बहुत जटिल स्थिति में फंस जाएगा क्योंकि उसके ठीक पड़ोस का जो देश है वो उस पर लगातार अविश्वास कर रहा होगा, उस पर भरोसा नहीं कर रहा होगा। इसका थोड़ा इतिहास देखें तो कुल मिला के जो हुआ वह यह है कि शेख हसीना का जो शासन था, उस शासन पर वहां के लोगों का, खासतौर से युवाओं का भरोसा कम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनको माना गया कि उनके शासन में बहुत ज्यादा दमन हो रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, विपक्ष जो है उस पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। और कुल मिलाकर जो राज्य की जो अलग अलग संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं का उपयोग अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि सच्चाई ये है कि दक्षिण एशिया और दुनिया के विकासशील देशों में यह
अक्सर देखने को मिलता है। भारत तक पर यह आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसका यह परिणति, यह परिणाम बहुत घातक हो सकता है जब एक लंबे अरसे तक राष्ट्र में शासन चलाने वाले व्यक्ति को इस तरीके से दोषी सिद्ध किया जाए और उसके खिलाफ मृत्युदंड की घोषणा की जाए। भारत के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि माना यह जाता है कि शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है और भारत में यह अनिर्णय की स्थिति है। सच्चाई ये है कि भारत ने कभी इस बात की घोषणा ही नहीं की कि आधिकारिक तौर पर शेख हसीना भारत में हैं या नहीं है और जाहिर है कि इस जब ये घोषणा नहीं की गई तो यह भी नहीं बताया गया कि भारत उन्हें सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। और यह चूंकि किसी किस्म का कोई ऑफिशियल निर्णय इस बारे में नहीं आया, इसलिए यह अनिर्णय भारत और जो बांग्लादेश है उनके रिश्तों को गहरे प्रभावित करेगा। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, बांग्लादेश यूं बहुत बड़ा देश नहीं है लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और पानी का सवाल हो, ट्रेड का सवाल हो, नेशनल सिक्योरिटी है उसका सवाल हो, कनेक्टिविटी का सवाल हो। आपको याद करना चाहिए कि जो चिकन नेक है कितनी संवेदनशील जगह है और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के दूसरी तरफ रहता है और इस वजह से ऐसे में बहुत गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत बिगड़ते हैं तो पैदा होंगे। तो इस वजह से ये मामला केवल बांग्लादेश का नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी का सवाल हो जाता है। अभी आप जानते हैं कि नेपाल में हाल में क्या हुआ है। अगर इस किस्म के संकट वहां पर भी पहुंचते हैं तो और ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो सकती है। और बांग्लादेश में जो भारत बांग्लादेश संबंध हैं वो पड़ोसी वाले संबंध रहे। शेख हसीना के समय में वह संबंध हम हेल्दी रिलेशनशिप ही कहेंगे, कोई बहुत बड़ी चिंताएं नहीं थी। जो हमारे सीमा विवाद, जो दूसरे संकट है वो निरंतर वाले संकट है, लेकिन सामान्यतः बड़ी समस्या उस समय देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सत्ता का संतुलन बदल सकता है और चीन जो है उसका प्रभाव स्वाभाविक तौर पर बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है और ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होने वाली है। ये कन्विक्शन कैसे हुआ, क्या वास्तव में ये किसी किस्म का कोई गेम चेंजर है, इसे समझिएगा। बांग्लादेश में जो आईसीटी है उसने शेख हसीना को दोषी ठहरा दिया था, सजा हाल में घोषित की है। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. अब यह जो फैसला है ये बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े पद पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आया है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा था। अब बांग्लादेश में इस किस्म का संकट आया है जिसका मतलब है somebody who ruled for 15 continuous years, largely a stable kind of economy, stable kind of polity. The fact is that जिस समय शेख हसीना बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश में उनका शासन चल रहा था, उस समय बांग्लादेश में कई सारे मामलों में बांग्लादेश में प्रगति देखने को मिली। कई लोगों ने तो ये कहा कि बांग्लादेश में जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भारत से बेहतर हो गए हैं, कम से कम बराबर तो हो ही गए हैं। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये जो स्थिति आई है वह एक भिन्न स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए बिंदुवार तरीके से समझते हैं कि बांग्लादेश का यह घटनाक्रम भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली बार माना जाता है कि शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। इसका मतलब कि यह सजा डायरेक्टेड है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में दुनिया भर में यह राय मानी जाती है कि वह भारत में है। दूसरा, बांग्लादेश जो है वो भारत से ऑफिशियली एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है, यानी कि बांग्लादेश के पास इस बात के या तो प्रमाण है या उसने इस बात को घोषित किया है और भारत से कहा है कि हम मानते हैं कि शेख हसीना भारत में है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं उसके तहत आपको उनका एक्स्ट्राडिशन करना चाहिए, प्रत्यर्पण करना चाहिए। प्रत्यर्पण आम तौर पर जब कोई दोषी व्यक्ति, जब कोई अपराधी किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर छुप जाता है तो उसके खिलाफ की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसका मतलब जिस देश में वह छुपा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह व्यक्ति अपराधी है इसलिए उसे वापस अपने मूल देश को सौंपे। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अपने देश में अब दोषी ठहराया गया है
तो एक किस्म का नैतिक और इंटरनेशनल किस्म का प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर आता है कि एक दोषी को शरण दे रखी है। ध्यान रखिएगा, भारत बार-बार इस बात की को लेकर आपत्ति दुनिया भर में करता रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश ऐसे लोगों को शरण देते हैं जो लोग भारत में आतंकवादी कहे जाते हैं, आतंकवादी माने जाते हैं, या भारत की अदालतें और भारत की जो न्यायिक संस्थाएं हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वे लोग अपराधी हैं और भारत की शिकायत तमाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह होती है और हम लोगों ने कई आतंकवादियों के लिए इस बात को देखा है। अब भारत पर यह दबाव बनाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसे वह देश, जिस मूल देश से कि वे निवासी हैं, वह मानता है कि वे दोषी हैं और आपने उनको छिपा रखा है। तो एक किस्म का मोरल प्रेशर बनता है, एक किस्म का नैतिक दबाव बनता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो बनता ही बनता है। देन बांग्लादेश की अपनी जनता इस बारे में क्या सोचती है, यह भी महत्वपूर्ण है। एक किस्म का विभाजन है। कुछ लोग मानते हैं जस्टिस है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार शेख हसीना कर रही थी उस हिसाब से उन्हें यह जस्टिस दिखाई देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे एक किस्म का प्रतिशोध, राजनीतिक किस्म का प्रतिशोध मानते हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, उनके खिलाफ एक किस्म की साजिश चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जनमत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनमत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश का जो समाज था, उस समाज में हमें लगातार अब कट्टरपंथी तत्व जो हैं वो पावरफुल होते दिखाई दे रहे हैं और ये भारत के लिए कोई सकारात्मक बात नहीं है। इसलिए अगर इस घटना का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोग भारत के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो भड़काते हैं, वहां का जनमत जो है भारत के खिलाफ होता है, तो यह अंततः इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप की जो बेस है, जो बुनियाद है, उसे हिला सकता है। ये वह देश है जिसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि भारत का समर्थन इस जनता को मिला था। यह वह देश है जो अपने जन्म के लिए भारत का आभारी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति होगी कि यह देश पूरी तरीके से या आधे अधूरे तरीके से वहां का जनमत भारत के विरुद्ध हो जाएगा। इससे कई सारे संकट पैदा होंगे। पानी का संकट पैदा होगा, आपसी पार्टनरशिप का संकट पैदा होगा, व्यापार का सवाल है, ट्रेड का सवाल है, जो बॉर्डर है उसे मैनेज करने का सवाल है और नेशनल सिक्योरिटी का सवाल तो है ही। इन तमाम वजहों से ये है घटना क्रम भारत को प्रभावित करने वाला है। इसलिए हम इसे ऐसे ही ये नहीं कह सकते कि किसी दूर देश में कुछ हुआ है या किसी दूसरे देश में हुआ है, हम क्यों परेशान हो। अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक तो पानी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है और हिस्टोरिकली भी, जैसे हमने कहा कि बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका रही है, तो वह महत्वपूर्ण रहा है। अगर आप नदी समझौतों की बात करें तो कुशियारी नदी समझौता जो 2022 में हुआ, खुद शेख हसीना के समय में, वह एक महत्वपूर्ण समझौता था, एक महत्वपूर्ण एमओयू था। तीस्ता विवाद को लेकर यद्यपि यह पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हम शेख हसीना के समय में देखते हैं कि स्थितियां रिलेटिवली बेटर रही हैं। कोशिश होती रही थी कि ये समझौता हो जाए और भारत और जो बांग्लादेश हैं वो इस समय में इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, एक दूसरे को ज़्यादा परेशान ना करें। कुल मिलाकर शेख हसीना की डिप्लोमेसी, इसने यह दरअसल पानी का सवाल और दूसरे सवालों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल मिला के सकारात्मक संबंध रखे थे। कई लोग सीधा सीधा अभी से सवाल पूछ रहे हैं कि कुशियारा समझौता जो है वो टिकेगा या चला जाएगा, तीस्ता क्या फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्या नया नेतृत्व तो पुराने समझौतों को चुनौती देगा, उनको स्वीकार करेगा या मान लेगा कि ये करप्शन के तहत हुए, जैसा कि उनका लगातार दावा रहता है। और फिर जो नए समझौतों की गुंजाइश है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की बजाय चीन के खाते में चले जाएंगे। कहीं चीन बांग्लादेश संबंध और मजबूत अगर होते हैं तो ये भारत के लिए बहुत संकट की बात होगी। जरा कल्पना करके देखिए कि यह जो चिकन नेक है, इस चिकन नेक के ऊपर चीन खुद होगा तिब्बत के माध्यम से और नीचे बांग्लादेश होगा जिसके साथ चीन के अच्छे संबंध होंगे। यह बहुत चिंताजनक स्थिति हो सकती है भारत के लिए। इसलिए भारत को समझना पड़ेगा कि पानी का सवाल या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, हो गया है। और इसलिए भारत को अनिर्णय बहुत लंबे समय तक चलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह व्यापार का सवाल है, ट्रांजिट का सवाल है, एक किस्म से इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का भी सवाल है। अगर आप पूरे दक्षिण एशिया को देखें साफ्टा के संदर्भ में या किसी अन्य संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश और भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण दोनों देशों के पक्ष की चीज रहा है। इस बात की संभावना दोनों देशों के लिए अच्छी थी कि अगर भारत और बांग्लादेश जो हैं उनके बीच में एक किस्म का इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो। लेकिन अगर ये संबंध बिगड़ते हैं, शेख हसीना वाले इस मामले की वजह से बिगड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। सीमा पर सहयोग जो है उसके लिहाज से अगर आप उस समझौते की बात करें जो सेपा के रूप में कहा जाता है, जिसमें कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता था, उसको लेकर भी कुछ प्रोग्रेस हो रही थी जो लगता है कि अब ठंडे बस्ते में फिर से चली गई है। यानी कि कुल मिलाकर
बांग्लादेश एक छोटा देश होने के बावजूद अपनी बड़ी जनसंख्या और अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जो उसकी पोजीशन है नक्शे में, भारत के लिए वह एक महत्वपूर्ण चीज था। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल, फ्यूज का सवाल और एक्सट्रेडिशन का सवाल, ये सभी अब भारत के लिए एक संकट बनने वाले हैं। पहली बात भारत की सुरक्षा का सवाल, दूसरी बात भारत ने माना गया है कि शेख हसीना को शरण दे रखी है, यह सवाल, और फिर आप अंततः तो आपको इस सवाल का उत्तर देना ही पड़ेगा ना कि आप एक्सट्रेडिशन करेंगे या नहीं करेंगे। आप शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? और ये सवाल क्या केवल सैद्धांतिक सवाल है? एक लंबे अरसे तक शेख हसीना के साथ भारत की सरकारों के अच्छे संबंध रहे। अब सवाल लेकिन ये है कि क्या हम उन संबंधों पर जाएंगे या फिर हम वो प्रेग्मेटिक रास्ता अपनाएंगे और कहेंगे कि हमें क्या, ये लीजिए, ये आपकी शेख हसीना, आपको फांसी पे चढ़ाना है फांसी पे चढ़ा दीजिए, हमें क्या। और ये जो हमें क्या है, क्या हम इसकी तरफ जा सकते हैं? किन आधारों पर भारत इस प्रत्यर्पण के लिए इनकार कर सकता है? पहली चीज ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। हसीना जो है वो ढाका में भारत की सबसे करीबी सहयोगी थी। इनफैक्ट शेख हसीना पर लगने वाले सबसे बड़े आरोपों में तो यही आरोप है ना कि शेख हसीना जो है वो भारत के इशारों पर काम कर रही थी या भारत के पक्ष में काम कर रही थी, और अब भारत ने उसके बाद उन्हें शरण भी दी है। अगर माना जाता है कि शरण दी है तो इस तरीके से एक किस्म का क्रीडेंस मिलता है इस आरोप को। तो एक उसी आधार को कंटिन्यू करते हुए भारत कह सकता है कि वह ये है जो प्रत्यर्पण है वो नहीं करना चाहेगा। और दूसरा सवाल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का सवाल है, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जरा सोच के देखिए कि एक पूर्व राष्ट्र प्रमुख, एक शासना अध्यक्ष के तौर पर शेख हसीना है। शेख हसीना के संबंध पूरी दुनिया में अलग अलग प्रभावशाली लोगों से, अलग अलग प्रभावशाली संस्थाओं से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहे। ऐसे में अगर दुनिया ये देखती है, और जो प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ हुई ये सजा जो है वो एक किस्म का राजनीतिक प्रतिशोध है, ऐसे में क्या भारत को इस प्रतिशोध का पक्ष लेना चाहिए? ये चीज एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिससे कि प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। इसको लेकर कानूनी प्रेसिडेंस क्या है, क्या रेपुटेशन है? देखिए, भारत के मामले में ये तय है कि अगर भारत इस समय प्रत्यर्पण करता है तो ये एक प्रेसिडेंस हो जाएगा, और ये प्रेसिडेंस होगा कि कोई भी अपदस्थ नेता जो है भारत में यदि आता है तो भारत उसे उसको लेकर किस किस्म की भूमिकाएं भविष्य में धारण करेगा, ये इस उदाहरण से काफी हद तक स्पष्ट होगा। अगर मान लें कि वो भारत में है और भारत की ये जो शरण है ये जारी रहती है, तो फिर भारत में जो गंभीर अपराध करने वाले लोग हैं वे जब बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएंगे तब भारत किस मुंह से इस बात की मांग करेगा कि हमारे अपराधियों को हमें सौंप दो? यह भी एक सवाल है जो भारत के जो रणनीतिकार हैं उनके मन में हो रहा होगा, भारत की जनता के मन में भी होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शेख हसीना की एक भूमिका बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पर नकेल कसने की रही थी, और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत कम आपको ऐसे उदाहरण दिखाई देंगे जिसमें भारत में आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उसके लिए आप बांग्लादेश या बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उन पर उंगली उठा सके। आमतौर पर यह हमारे पश्चिम की तरफ उंगली ज्यादा उठाई जाती थी, पाकिस्तान पर ज्यादा यह आरोप लगाया जाता था। बांग्लादेश में नियंत्रण था, इस मायने में नियंत्रण था कि कोऑपरेशन भी था, और वहां पे जो शासन था वह शासन मानकर चलता था कि भारत के विरुद्ध कार्रवाइयों को वो की अनुमति नहीं देगा। अब जो कट्टरपंथ वहां चढ़ा बढ़ा है वहां पर ये एक मुश्किल स्थिति आ गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक टाइट रोप स्थिति है भारत के लिए। खास तौर से चाइना का जो एंगल है, चाइना का जो कोण है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत बांग्लादेश संबंध पहले भी काफी जटिल थे, लेकिन अब ये जटिलता और ज्यादा हो जाती है क्योंकि अब चीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हो सकता है कि भारत की बजाय चीन महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाए। अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वह नक्शा साफ साफ दिखाता है कि बांग्लादेश लगभग पूरी तरीके से भारत से घिरा हुआ एक देश है, और इस वजह से बहुत सारी चीजों के लिए वह भारत पर आश्रित रहा है। यह भौगोलिक चीजें हैं और अन्य प्रकार की भी चीजें हैं, लेकिन दुनिया बदल रही है और दुनिया में चीन लगातार एक प्रभावशाली ताकत बनता जा रहा है। ऐसे में चीन बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकता है या इस संकट का इस्तेमाल कर सकता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक तरह का डिस्ट्रस्ट, एक किस्म का अविश्वास
इस घटना की वजह से पैदा हो रहा है, उसका इस्तेमाल चीन साफ तौर पे कर सकता है। चीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीन मानता है कि भूसामरिक रूप से बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। मैंने कहा आपको कि वह चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वह मामला, उस पर नियंत्रण करने की स्थिति में या उस पर प्रभाव डालने की स्थिति में चीन आ सकता है। और नदी तंत्र जो है, यानी कि जो नदियां हैं, वो केवल भारत और बांग्लादेश के बीच में उनका संबंध नहीं है। इन नदियों में से अधिकांश का स्रोत जो है वह तिब्बत में है, जो कि पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। तो चीन जो है वह नदी तंत्र भी साझा करता है बांग्लादेश और भारत दोनों के साथ। तो वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड देन वी कैन नॉट फॉरगेट दैट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीजिंग की एक बहुत प्रिय परियोजना है और बांग्लादेश उसमें भूमिका अदा कर सकता है। और चीन को खुशी होगी अगर वह उसके बहाने बांग्लादेश को अपने निकट लेकर आ जाए। कुल मिला के इट इज गोइंग टू बी अ लिविंग ब्रीदिंग पिवट between India and Bangladesh. The entire relationship gonna depend on how India find its way out of the current problem. ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या हम कह सकते हैं इसके विपक्ष में क्या चीज है? इंडिया को ढाका पर यानी कि बांग्लादेश पर क्या रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या अपना प्रभाव बचाए रखने के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश को दे देना चाहिए? इससे क्या स्थितियां बेहतर होंगी? और क्या यह नैतिक होगा? क्या इसमें जो एक किस्म का नैतिक समझौता है, मॉरल कॉम्प्रोमाइज है, वह क्या भारत पर कोई सवाल उठाएगा? और क्या इंडिया रोकती है, इंडिया मना करता है ऐसा करने से? तो क्या इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो बांग्लादेश में पैदा होंगे, उन्हें इंडिया हैंडल कर पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश सरकार का भी पूरा कंट्रोल बांग्लादेश पर नहीं होने वाला है। और ऐसे में अगर कुछ भारतीय सुरक्षा के लिए संकट देने वाली स्थितियां बांग्लादेश से आती हैं, तो क्या भारत उन्हें आसानी से हैंडल कर पाएगा? क्योंकि एक और मोर्चा सुरक्षा के मामले में भारत का खुल जाएगा। पहले ही आप पश्चिमी जो आपका बॉर्डर है उसे लेके परेशान हैं, आप पूर्व में भी एक और ऐसी अस्थिर स्थिति नहीं चाहेंगे। देन ऑब्वियसली चाइना का सवाल हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण है। कुल मिला के कई और रोचक छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि शेख हसीना का सवाल, शेख हसीना और खालिदा जिया का सवाल जो है, वो बांग्लादेश में पूरी दुनिया भर के लिए महिलाओं की जो सत्ता में स्थिति है, उसे बहुत रोचक तरीके से दक्षिण एशिया का के प्रतिनिधि के तौर पर दिखाता था। वह एक सॉफ्ट संदेश था पूरी दुनिया के लिए। अब जिस किस्म का राइट विंग मैस्कुलिन किस्म की डिप्लोमेसी हमें दिखाई दे रही है, उसमें शायद वह सॉफ्ट पावर जो है वह एक सवाल पैदा करेगी। कुल मिला के भारत को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने का सवाल, और फिर अपना जो जिसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, भाई अपने हित सबसे इंपॉर्टेंट है। अंततः तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राष्ट्रहित से चलते हैं। और भारत कहे कि ठीक है, शेख हसीना महत्वपूर्ण थी, शेख हसीना ने बहुत भारत के लिए अच्छी स्थितियां पैदा की थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और हमारे लिए राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, लो भैया, ये आपकी नेता, आपको जो करना है करो। ऐसा करने की स्थिति भी हो सकता है आए। क्या फैसला होगा ये तो जल्द ही पता लग ही जाएगा। लेकिन कुल मिला के आप कोई सा भी रास्ता लें, कोई सा भी रास्ता लें, उसमें जोखिम है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यही खूबसूरती है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। आप कोई भी रास्ता लेंगे उसमें नुकसान होने की संभावना है। कितनी सुखद स्थिति होती है कि भारत को कोई फैसला लेना ही नहीं पड़ता, लेकिन भारत को फैसला न लेना भी एक फैसला है और वह फैसला भी उसे नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिलाकर शेख हसीना की सजा एक राजनीतिक युग का अंत है और एक नई किस्म की भू राजनीतिक युग की शुरुआत भी है। भारत के सामने अब केवल कूटनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि नैतिक और रणनीतिक किस्म के चैलेंजेस भी हैं। क्या भारत दोस्ती के नाम पर न्याय के स्थान पर का सवाल जो है वो टाल देगा? क्या भारत शरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय छवि को जोखिम में डालेगा? क्या भारत अपने हितों को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से पीछे हटेगा? हमें देखना होगा कि भारत कौन सा रास्ता अपनाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन चीजों को बहुत गंभीरता से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है। आपके हिसाब से भारत को क्या फैसला लेना चाहिए? बल्कि मैं तो कहता हूं, कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सही तरीका क्या होना चाहिए इस डिप्लोमेटिक किस्म के चैलेंज को ओवरकम करने का। और अपने कमेंट में जब आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।